नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी एक हाईली स्कोरिंग सेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम प्रॉपरली पढ़िएगा और ये वन शॉट में आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों पढ़ना है स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज ऑफ मीनिंग, उसको कहते हैं सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो हमेशा ट्रू हों या मतलब ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस होते हैं या तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, वो दोनों नहीं हो सकती। कैन नॉट बी बोथ साइमल्टेनियसली, उसी को कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे 2 + 2 = 4, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू को हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे। बुलियन की भाषा में कैपिटल टी को हम लोग 1 कहते हैं और कैपिटल फॉल्स को f लिखते हैं और इसको 0 लिखा जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसको एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा। तो इसमें क्या होता है स्टेटमेंट, जैसे हमने बताया कि ए सेंटेंस मैथमेटिकल रीजनिंग में है क्या बेसिकली। देखो, जैसे हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है तो उसमें क्या करते थे हम लोग, n = 1 के लिए वेरीफाई करते हैं, k = 1 के लिए ट्रू एज्यूम कर लेते हैं और k से k+1 को प्रूव कर देते हैं। तो वो स्टेटमेंट हर n = नेचुरल नंबर के लिए वैलिड हो जाता है। सिमिलर लॉजिक से आप कह सकते हो कि सर जैसे आप n = नेचुरल नंबर के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं, मतलब पर्टिकुलर केस से जनरल केस पे जाते हैं। ये डिडक्टिव रीजनिंग है आपका, जनरल केस से पर्टिकुलर केस। जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, ये स्टेटमेंट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबके लिए ट्रू है। आप किसी भी डे या किसी भी डेट को अप्लाई करें, ये हमेशा ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमें बच्चों मेनली क्या पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है और बेसिक चीज़ें पढ़नी है ना। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग लिखिएगा स्टेटमेंट। ए सेंटेंस विच इज़ आइदर, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, एक बार हमें रिकॉल कर लेना है। महारिविजन का कंसेप्ट यही है कि आपसे अब इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ए सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बी बोथ आर कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब ऐसे चीज़ें जो या तो ट्रू हों या तो फॉल्स हों, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू किसी अदर स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करे। क्या मैंने बोला, ऐसे स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू अदर स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इंडिपेंडेंटली हम लोग जैसे आपसे कहा जाए कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये आप और √5 √3 का क्या होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसी स्टेटमेंट को PQR से डिनोट करते हैं। जैसे 2 + 2 = 5, ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब ऐसे सेंटेंस या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। जब ट्रू होते हैं तो वैलिड स्टेटमेंट और फॉल्स होते हैं तो इनवैलिड। सिंपल क्या बताया कि जिसकी वैल्यू अदर पे डिपेंड ना करे। और सिंपल को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो आप पहले लिख लीजिएगा, सिंपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। और √2 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + 2 = 5। इस तरह से आप सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब सिंपल स्टेटमेंट को ही ऐड करने पे जो कनेक्टिव्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ना है, बस लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। हार्डली आधे घंटे की इसकी थ्योरी है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जैसे हम आपको बता रहे थे सिंपल स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर स्टेटमेंट। उसी तरह से होता है कंपाउंड। जब दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करके जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो नए स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको सब स्टेटमेंट कहा जाता है और उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू के बेसिस पे आपका कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिसाइड होती है। और कौन सा लॉजिक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं, जैसे सिंपल से कंपाउंड जाएंगे तो ऐड करेंगे, तो जो ऐडर होते हैं मतलब जो एडिशन, जो कनेक्टिव्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर या फ्रेज होते हैं। तो ये है लॉजिकल कनेक्टिव, द वर्ड्स और फ्रेज विच कंबाइन विथ सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कहते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आपका इंटरसेक्शन, यूनियन, निगेशन, नॉट, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सेट की भाषा में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई,
ये है P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q, निगेशन P, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, इक्वलेंस और बाई कंडीशनल। कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? तो एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को कनेक्टिव्स को एंड पढ़ना है। एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, आप ऐसे समझिए, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q, इसमें P और Q क्या है? सब स्टेटमेंट हैं, सिंपल स्टेटमेंट हैं, और इसको कंजंक्शन कहते हैं। इसको नोट करके लिखिएगा। और इसको कहते हैं यूनियन, P यूनियन Q, डिसजंक्शन, नॉट मतलब टिल्ड ऑपरेटर जो कंप्यूटर में सबसे कोने में रहता है कीबोर्ड में, निगेशन P, निगेशन इसको कहा जाता है, इफ़ देन मतलब इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन, इफ़ एंड ओनली इफ़, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q, इसको कहते हैं इक्वलेंस और बाई कंडीशनल। क्या बोलते हैं? इक्वलेंस और बाई कंडीशनल। तो ये है कनेक्टिव्स, सिंबल्स यूज और इसका ऑपरेशन, एंड, और, नॉट, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिंबल इनके यूज़ किए जाते हैं। यूनियन, इसको इंटरसेक्शन, इसको यूनियन, इसको निगेशन, इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो ये आप पूरी कॉपी कर लीजिएगा, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसमें कंजंक्शन, डिसजंक्शन, यूनियन को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, इंटरसेक्शन को कंजंक्शन, ये निगेशन, नॉट, ये एक्चुअली हमारे स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देता है। ये दो स्टेटमेंट को नहीं कनेक्ट करता, नो डाउट, लेकिन हमारे स्टेटमेंट को क्या करेगा? चेंज कर देगा, इसीलिए इसको निगेशन कहते हैं। ये भी लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसकी वजह से स्टेटमेंट हमारा चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इन सबके ट्रूथ टेबल पढ़ने हैं। ट्रूथ टेबल मतलब P इंटरसेक्शन Q कब ट्रू होगा? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। P यूनियन Q कब ट्रू होगा? जब आपका आइदर P और Q ट्रू हो। तो इसमें आपको सबके ट्रूथ टेबल याद रखने हैं, है ना। एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रूथ टेबल। तो ये अगला पार्ट है बच्चों, आपको ट्रूथ टेबल याद रखना है। ट्रूथ टेबल से हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहला ट्रूथ टेबल लिखते हैं हम लोग निगेशन का। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट चाहिए। आप कह सकते हो कि अगर आपका जो P है और ये नेगेटिव P है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, और अगर ये मतलब अगर पहले इसको फॉल्स लिखते हैं तो इसको ट्रू लिख देंगे। कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, ट्रू है तो ये फॉल्स है। ये है निगेशन। दूसरा है आपका, बोला था हमने, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब इंटरसेक्शन। तो देखो P और Q के पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, है ना। दोनों फॉल्स एक ऑर्डर में लिखा जाता है, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू, है ना, दिख रहा है ना, ट्रू ट्रू। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये होता है कंजंक्शन, P इंटरसेक्शन Q। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज हर केस में ये फॉल्स आएगा। क्लियर? इसको कंजंक्शन कहते हैं। एक होता है आपका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब और, तो फिर से P Q, P यूनियन Q। तो इसका क्या होता है? ट्रू टेबल वहीं 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, P ट्रू या फॉल्स होगा, Q ट्रू या फॉल्स होगा। तो 4 ऑप्शन बनेंगे, इसके 2 इसके 2, तो दोनों फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। तो ये यूनियन हर जगह यहाँ पे फॉल्स होता है और बाकी सब केस में ट्रू होता है। मतलब यूनियन तभी फॉल्स हो सकता है जब दोनों स्टेटमेंट क्या हों? फॉल्स हों। अगर इनमें से मिनिमम एक ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। उसके बाद आता है, ये तीसरा था आपका, फोर्थ होता है कंडीशनल। इसी को आपको याद रखना है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब P इम्प्लाइज Q। तो जैसे P है, ये Q है, ये P इम्प्लाइज Q है। इसको थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और यही एक चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग में मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। तो यही हमने फॉल्स ट्रू, सॉरी फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू लिख दिया। तो ये जो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है इसको कहते हैं इफ़ P देन Q। P को कहते हैं जम्पशन, Q को कहते हैं कंक्लूजन।
जैसे अगर हमने एजम्पशन सही माना है तो कंक्लूजन भी सही लिखेंगे। अगर इस एजम्पशन आपका सही है, कंक्लूजन गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और हर केस में बाकी ट्रू आएगा। बस ये आपको मेमोराइज़ कर लेना है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें स्टूडेंट फंसते हैं, ये कैसे हुआ। इसको ट्रू होने, ये जब दोनों फॉल्स हैं, पहला अगर फॉल्स हो गया तो यह क्यू आपका ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू ही आता है। लेकिन पहला अगर ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये क्यों लिखा आपने, तो हमने बताया ना कि अगर आपका एजम्पशन सही है तो आप कंक्लूजन भी सही ड्रॉ करिए। अगर किसी वजह से आप कंक्लूजन से गलत ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो ये है आपका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में निगेशन, कंजुगेशन, डिसजंक्शन और कंडीशनल, ठीक है। तो निगेशन हमने बता दिया, कंजुगेशन बता दिया, कंजंक्शन जिसको कहते हैं, नॉट कंजुगेशन, इसको कहते हैं कंजंक्शन, मतलब और, सॉरी और नहीं, इसको हम एंड बोल रहे थे ना। दिस इज़ एंड गेट की तरह है, दिस इज़ और गेट, दिस इज नॉट गेट। और इसको क्या कह रहे थे, इफ़ देन, इफ़ पी देन क्यू, इसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखते हैं। और इसके ट्रूथ टेबल को आपको याद रखना है ना। इसमें और भी मैनिपुलेशंस होते हैं, तो लिखिए। तो ये आप याद रखना कि जब ट्रू और ये फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ट्रू होगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला होता है बच्चों बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मतलब P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q। तो इसको हम लोग लॉजिकली लिखते हैं P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। मतलब हम दोनों का ट्रूथ टेबल लिखेंगे और उनका इंटरसेक्शन लिख देंगे। तो ये P है, ये आपका Q है, और ये P इम्प्लाइज Q है, और ये Q इम्प्लाइज P है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q। तो वही चार पॉसिबिलिटी फिर से लिखिए, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, और ट्रू फॉल्स, और ट्रू ट्रू। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख दिया। अभी हमने इसको सिखाया था कि इस केस में ये फॉल्स होता है, बाकी सब में क्या हो जाता है, ट्रू। ये तो आप जानते ही होंगे ना। अब देखो Q से P जाना है, तब इधर से सोचेंगे, तो इस केस में फॉल्स लिखेंगे। जैसे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, पहले की जगह Q लिखा है, ध्यान रखना, बाकी सब जगह ट्रू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टीट फॉर टैट। अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अगर एक फॉल्स एक ट्रू होता है तो ये दोनों केस में क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। तो इसी को कहते हैं बाई कंडीशनल। अब इसमें नोट करके कुछ चीज़ें लिखनी हैं। जैसे पहला तो ये है कि P इम्प्लाइज Q को हम लोग लॉजिकली निगेशन P यूनियन Q लिखते हैं। देखो लॉजिकल इक्वलेंस कहते हैं बच्चों, दो स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्वलेंस कहेंगे या इक्वल कहेंगे अगर दोनों के ट्रूथ टेबल सेम हो। मैंने क्या बोला, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों सेम लॉजिकली मीनिंग फिल करते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों का ट्रूथ टेबल बनाओगे। अगर एक का ट्रूथ टेबल दूसरे पे परफेक्टली ओवरलैप कर जाता है तो ये लॉजिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे P लिखना है, फिर Q लिखना है, फिर P इम्प्लाइज Q लिखना है। निगेशन P के लिए नेगेटिव P लिखोगे, फिर निगेशन P यूनियन Q करोगे। तो एक बार चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो जैसे ये आपकी चार पॉसिबिलिटीज़ हो गई, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। तो इसका हमने यहाँ पे फॉल्स बताया है, 3 जगह ट्रू बताया है। अब देखो अगर निगेशन P लिखना है तो ये क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, जैसे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो ट्रू और फॉल्स का यूनियन कितना आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू और ट्रू का यूनियन ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स का यूनियन फॉल्स आएगा। और ट्रू और फॉल्स का यूनियन कितना आएगा, तो आप कहोगे ट्रू आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम हैं, कह सकते हो। तो यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि निगेशन P यूनियन Q की वैल्यू लॉजिकली इक्वलेंट टू P इम्प्लाइज Q के इक्वल रख सकते हैं। और इसको आपको मेमोराइज़ कर लेना है।
जहाँ जहाँ मैं लिखूँगा कि मेमोराइज करना उसको आप भूल नहीं सकते, उसको हर हाल में आपको याद करना होगा। तो बाई कंडीशनल मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको कहते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं और आंसर कर लेते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? बाई कंडीशनल मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे लॉजिकल इक्वलेंस क्या बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट हैं और दोनों के ट्रूथ टेबल सेम हैं तो उनको हम लोग लॉजिकली इक्वलेंट कहेंगे। जैसे हमने P इम्प्लाइज Q को निगेशन P यूनियन Q लिखा, और वहीं हमने लिखा है कि टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 PQR एंड S2 PQR आर सेड टू बी लॉजिकली इक्वल और सिंपली इक्वलेंट्स इफ दे हैव सेम ट्रूथ टेबल फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़। अगर ट्रूथ टेबल का आउटपुट हम देखें तो उसमें TF लिख रहे थे, तो ऐसे ट्रूथ टेबल मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होते हैं उसको टोटोलॉजी कहते हैं। ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, चाहे उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हों या फॉल्स हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लास्ट कॉलम हमेशा आपका TTT दिखे तो उसे टोटोलॉजी कहा जाता है। और कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी कहते हैं अगर वो हमेशा फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल P और निगेशन P की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा। तो अगर अगर हम निगेशन P यूनियन P की बात करें, ध्यान से देखिए, तो इस केस में भी ट्रू, ये केस में भी ट्रू, तो ये टोटोलॉजी है। और अगर निगेशन P इंटरसेक्शन P की अगर बात करें तो दोनों जगह फॉल्स, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। जब हमेशा फॉल्स हो तो कॉन्ट्राडिक्शन, जब हमेशा ट्रू हो तो टोटोलॉजी। इसको फैलेसी भी कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हमने बस नेट पॉइंट ये बताया है कि दो स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब उनके ट्रूथ टेबल सेम हो। और टोटोलॉजी कब कहेंगे? जब हमेशा ट्रू स्टेटमेंट हो। कॉन्ट्राडिक्शन कब कहेंगे? जब हमेशा फॉल्स हो, चाहे उनके कंपोनेंट स्टेटमेंट कुछ भी हो। तो ये दो पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें कुछ हमने रूल्स लिखे हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो आप क्या करिएगा, ये जो स्टेटमेंट है इनको सेट की तरह डील करिएगा। जैसे A यूनियन A हम लोग A लिखते हैं तो यहाँ P यूनियन P हो जाएगा। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। P इंटरसेक्शन P ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, तो P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू Q इंटरसेक्शन P यूनियन Q की वैल्यू Q यूनियन P। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब ब्रैकेट शिफ्टिंग, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यहाँ पे भी P यूनियन Q ब्रैकेट R। तीसरा फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन Q लिखा, फिर ये इंटरसेक्शन और P यूनियन R, मतलब यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो निगेस P A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो P यूनियन Q का इसको लिखेंगे निगेशन P इंटरसेक्शन निगेशन Q, और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव नेगेटिव लगता है, और इंटरसेक्शन का निगेशन लिखेंगे निगेशन P यूनियन निगेशन Q। ये ऐसे ही हैं, इनको इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं। ये P T फॉर टोटोलॉजी, C फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो A सेट का T टोटोलॉजी को आप यहाँ यूनिवर्सल सेट की तरह डील कर सकते हैं। तो ये P आएगा, ये T आएगा, ये C आएगा और ये P आ जाएगा। यहाँ पे ये तो हमने बता ही दिया, ये C और ये T, माना टोटोलॉजी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा टोटोलॉजी। C फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, T फॉर टोटोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ स्पेशली ध्यान रखना, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये उसी तरह से है जैसे आप इसको रिलेट करोगे ना, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड A इंटरसेक्शन B का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दिस इज़ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये पार्ट हो जाएगा आपका A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी और ये भी।
क्लियर। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में क्या याद रखोगे, तो कहोगे कि सर आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, और ये डायरेक्टली लॉज हैं जिनको आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये सब यूज़ आएगा एक एक करके। अब लिखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला पॉइंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट को पी इम्प्लाइज क्यू कहते हैं। पढ़ते हैं ये पी देन क्यू। अगर इसका हमें कन्वर्स लिखना हो, कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसको लिखते हैं हम लोग इस, एरो चेंज कर दीजिए, क्यू इम्प्लाइज पी। जैसे आपको याद होगा कि इफ पी देन क्यू, और लिखते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब क्यू गिवन है तो पी जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। दूसरा होता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो ये हो जाता है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तीसरा होता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी के इक्वल। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि निगेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना आगे बढ़ते हुए, ये आपस में सेम होते हैं और ये आपस में सेम होते हैं, मतलब इनके ट्रूथ टेबल बनाएं तो वो सेम आएंगे, इन दोनों के ट्रूथ टेबल सेम आएंगे। वो कैसे, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नोट करके लिख लीजिए। देखो P इम्प्लाइज क्यू है, एरो चेंज किए, कन्वर्स, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लगा दिए, इन्वर्स, दोनों काम किए, मतलब एरो को चेंज किए, दोनों में नेगेटिव लगा दिए, तो उसी को कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। जितना नाम बड़ा उतना काम भी बड़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि ये दोनों कैसे सेम मीन करते हैं तो वो देखा जाए। P इम्प्लाइज क्यू को अभी लॉजिकली हमने नेगेटिव P यूनियन क्यू लिखा था। सिमिलर लॉजिक से निगेशन क्यू इम्प्लाइज P, निगेशन P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका निगेशन यूनियन दिस मच। और आपको मालूम है कि इसको हम लोग निगेशन P यूनियन क्यू लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। यहाँ से आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि P इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू के इक्वल। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। P इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन P। इसी को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि आपको P इम्प्लाइज क्यू दिया है, कन्वर्स मतलब एरो चेंज करिए, इन्वर्स मतलब दोनों को नेगेटिव लगाइए, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब एरो भी एक्सचेंज करिए, नेगेटिव भी लगाइए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों सेम होते हैं, और कह सकते हो कि जब ये दोनों सेम आएंगे तो आप उस लॉजिक से इन दोनों को भी आइडेंटिकल कर सकते हो, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है, एरो एक्सचेंज की गई है और नेगेटिव साइन लगाया गया है। मतलब आप कह सकते हो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज P क्या होगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन क्यू के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। अब हमें निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। जैसे अगर हम बात करें निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज क्यू, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये P इम्प्लाइज क्यू होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि निगेशन ऑफ, इसको लिखते हैं निगेशन P यूनियन Q, तो ये हो जाएगा फाइनली P इंटरसेक्शन निगेशन Q के इक्वल। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा P इंटरसेक्शन निगेशन Q। इसी को कहते हैं निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन निगेशन Q। क्या होगा, P इंटरसेक्शन निगेशन Q के इक्वल। कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, है ना। तो ये है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, और ये है कंट्रा पॉजिटिव इन्वर्स। क्लियर। तो ये है आपका आंसर, कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज Q इम्प्लाइज P, इन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, कंट्रा पॉजिटिव। फिर ये आपने क्या किया, ये हमने कहा कि ये दोनों सेम मीन करते हैं, और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q,
ये ऐसे आया है कई बार क्वेश्चन कि पी देन क्यू का निगेशन लिखिए, तो ध्यान रखिएगा इफ़ पी देन क्यू का निगेशन पी इफ़ पी देन क्यू टाइप का नहीं आएगा, पी आएगा इंटरसेक्शन नॉट क्यू आएगा। देखो एक क्वेश्चन आया था इफ़ आई बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल, निगेशन लिखना है तो आप लिखोगे कि आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, तभी तो नेगेटिव होगा ना, अदरवाइज हर केस में सही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखोगे इसको कैसे, कहोगे डिमॉर्गन से और कुछ नहीं। तो अब आप लिखिए। देखो बच्चों अगला हमने लिखा है बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा क्या है, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा था कि इससे हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजियर होता है। सिंप्लीफाइड करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करिए जो हमने आपको लिखवाया था, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक तो यूज़ करिए। दूसरा होता है ट्रूथ टेबल बना के चेक कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल, चारों ऑप्शन का ट्रूथ टेबल जिससे मैच करे वो आप करिए। तो ट्रूथ टेबल वाला लॉजिक आपका 2 के केस में ट्रू हो जाता है और जल्दी हो जाता है, क्योंकि 2 के केस में आपको 4 ही पॉसिबिलिटीज़ लिखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पी क्यू आर रहे तो 8 पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी, पी क्यू आर एस रहे तो 16 पॉसिबिलिटी। वैसे ये अलग बात है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे 2 केसेस वाले ही आते हैं, पी और क्यू वाले। तो लेकिन बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, इसमें बस 1-2 चीज़ों का नोटेशन को ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे आप सेट थ्योरी से एनालाइज कर सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये है बूलियन। किस चीज़ को कैसे क्या लिखते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग इसको पढ़े थे, है ना, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करके, और बूलियन में इसको सिंपली ए बी लिख देते हैं, मतलब इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई करके। ए यूनियन बी को यहाँ पे हम लोग ए ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है ए प्लस बी। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जैसे एक और जैसे यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, उसको टोटोलॉजी कहते हैं, और यहाँ पे वो 1 होता है। जो यहाँ पे फाई आता है यहाँ पे उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आती है। तो देखो जैसे ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए के इक्वल सही है। ए का यूनिवर्सल साथ के साथ इंटरसेक्शन यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ये भी सही है। ए का यूनियन लेना है फाई के साथ तो ए ही रहता है, ए यूनियन ए ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। ये कैसे, तो कहूँगा कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आ जाएगा। ये ए प्लस ए बी सोचते हैं, तो अभी हमने सिखाया कि ए प्लस ए बी का मतलब ए मतलब ये पूरा और ए बी मतलब ये इंटरसेक्शन। तो आप ध्यान से देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के, और इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, मतलब ए बी गायब हो गया। और ये ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये क्या है, तो देखिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब ओनली बी, और ए मतलब ये, तो इसी को क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। तो ये ध्यान रखना सेट थ्योरी में क्या लिखते हैं, डिमॉर्गन्स कैसे होगा यहाँ पे, तो डिमॉर्गन्स में आएगा पी प्लस क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, और पी डॉट क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नई चीज़ है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। बूलियन अलजेब्रा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 1, ए प्लस 0 इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए प्लस ए बी ए के इक्वल, ए प्लस ए बार बी ए प्लस बी के इक्वल, सेट मैथमेटिकल रीजनिंग और बूलियन, है ना, इसको कहते हैं हम लोग बूलियन अलजेब्रा, मैथमेटिकल रीजनिंग। समझ में आ गया, क्लियर, 100% इज ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशली एब्जॉर्प्शन लॉ का याद रखिएगा। ये हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होगा, हम ऑप्शन से सिंप्लीफाई करवाएंगे, उसको ध्यान रखिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा। तो लिखिए क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1। लगभग 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। इनफैक्ट 4-5 में ही मिल जाता है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। निगेशन पी यूनियन क्यू, यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वलेंट टू, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें क्या करना है, एक ऑप्शन टिक करना है।
तो एक तो तरीका है कि हम इस सबका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, मतलब P लिखेंगे, Q लिखेंगे, P यूनियन Q लिखेंगे, नेगेशन लिखेंगे, फिर नेगेशन P Q का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ओवरऑल यूनियन लेंगे। और दूसरा होता है बुलियन से जाएं। अब देखिए ये क्या है, नेगेशन P यूनियन Q, समझते जाना, जो कि अभी रूल लिखवाया है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो इसको लॉजिकली कैसे लिखते हैं, तो P यूनियन Q को हमने बताया था P प्लस Q लिख दो, नेगेशन का मतलब बाहर, यहाँ पे मतलब प्लस, तो ये P बार कॉम्प्लीमेंट Q। अब इसको हम लोग डिमॉर्गन से ब्रेक कर सकते हैं, P बार Q बार प्लस P बार Q, P बार कॉमन आएगा, ये लिखेंगे Q बार प्लस Q, ये हमने 1 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये 1, और ये फाइनली हो जाएगा आपका P बार के इक्वल, मतलब नेगेशन P के इक्वल। आप ट्रूथ टेबल से भी जा सकते हैं, ट्रूथ टेबल आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहेगा बच्चों, हमेशा ऑप्शन रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा, अब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर ट्रूथ टेबल 1 का बना दीजिए कम से कम, तो देखो 1 का बना देते हैं। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन में करना, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं ट्रूथ टेबल ही बनाऊँगा। जैसे P लिखा, Q लिखा, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ लिखिए, 3 और ये 4, तो ये FF FT TF और TT, फिर निगेशन P लिखना है ना, और क्या किसी की ज़रूरत नहीं है, तो TT FF, फिर हम लोग को P यूनियन Q की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ ट्रू 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 और यहाँ फॉल्स, फिर इसके निगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर निगेशन P इंटरसेक्शन Q की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हमें इन दोनों के यूनियन की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और आप ध्यान से देखो ये क्या है, P निगेशन P ही तो है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो निगेशन P के इक्वल आ रहा है, ख़त्म, निगेशन P हमने लिख रखा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि कभी गलत नहीं होगा, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 2 के केस में आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, और इसका प्लस पॉइंट है कि आपको अलजेब्रा, ये सिंपल होता है लेकिन आपको इसमें अलजेब्रा को याद रखना होगा, जो हमने 9 पॉइंट्स लिखवाए थे उसको लिख लेना, बस नॉर्मल होता है। डिमॉर्गन्स कैसे लिखते हैं, यूनियन को प्लस से, इंटरसेक्शन को इनटू से, निगेशन को कॉम्प्लीमेंट से, इस तरह से डिनोट करते हैं, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, एक है P इम्प्लाइज Q यूनियन R, ये फॉल्स है, तो हमें P Q R की ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिए, P इम्प्लाइज Q यूनियन R, ये फॉल्स होने का मतलब कि इसको ट्रू और इसको फॉल्स होना पड़ेगा, तो P की ट्रूथ वैल्यू तो आ गई आपकी ट्रू, Q और R की चेक करनी है। तो ये यूनियन कब फॉल्स होता है, जब कहोगे कि दोनों फॉल्स हो जाएं, तो P आपका ट्रू होना चाहिए और Q और R आपके फॉल्स होने चाहिए। तो ये ऑप्शन में जो दिया रहेगा TFF, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब इसको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, P इंटरसेक्शन का मतलब डॉट, Q कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, फिर नेगेशन P प्लस Q लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू P बार करोगे तो 0, Q बार 0, तो ये फाइनली आ जाएगा 0, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबके ट्रूथ टेबल बनाइए, तो लास्ट में देखोगे F F F F, चारों F आ जाएंगे, इससे कंफर्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया TFF और इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 2। क्लियर, ऐसे ही है सारा क्वेश्चन, इसी तरह से है, बस आप रिजल्ट याद रखिए और इन्जॉय करते रहिए। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसका हमें इस निगेशन लिखना है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर देन इट इज़ ए रोम्बस। तो इसको अगर P माने तो ये Q है, तो हम चाहते हैं निगेशन P इम्प्लाइज Q लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, इसको निगेशन P यूनियन Q लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन निगेशन Q। मतलब क्या लिखा जाएगा, ए क्वाड्रिलेटरल
आंसर ही लिख देता हूँ, इज ए स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, नॉट ए रोम्बस। बस इसी चीज़ को ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप आराम से उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर? बस इतना ही होता है इसमें। तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू। अब ये क्या है, इसको देखें तो आप कह सकते हो कि सर अभी आपने सिखाया है कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो अगर मान लीजिए सब कुछ भूल जाते हैं तो इसको हम लोग लिखे हैं निगेशन P यूनियन निगेशन Q, डिमॉर्गन्स लगा देंगे तो P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। आंसर नंबर 4। बस इतना ही सोचना है। डिमॉर्गन्स याद है ना, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखते हैं, अब ये क्या है, द लॉजिकल इक्विवेलेंट P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। एक मिनट, ये कुछ लग रहा है गड़बड़ है। लॉजिकल Q इम्प्लाइज निगेशन P, निगेशन P होगा यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों। P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन P इज इक्वलेंट टू। अब इसमें चेक करना है तो देखो, अब ये 4 ऑप्शन है, एक तो ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, और दूसरा इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P लिखा है, सॉरी निगेशन P। तो इसको हमने अभी सिखाया था कि निगेशन P यूनियन Q लिखते हैं, और इंटरसेक्शन इसको निगेशन Q यूनियन निगेशन P लिखते हैं। अब ये निगेशन का मतलब P बार प्लस Q, फिर डॉट लगाएंगे, फिर Q बार प्लस P बार। अब ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो P Q बार P बार Q बार, और आप ध्यान से देखो P बार Q बार होगा, फिर P बार P बार P बार ही होगा, फिर Q बार 0 हो जाएगा और P बार Q आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से P बार कॉमन लेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ, और ये 1 प्लस Q, मतलब आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो ये P बार के इक्वल आएगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ P बार कॉमन लिया तो ये P बार हो गया दोनों मिला के, और ये P बार Q, तो P बार अगेन कॉमन आ गया। आप कह सकते हो यहाँ से पूरा इंटायर कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P बार कॉमन लेंगे तो ये Q बार प्लस 1 प्लस Q, तो ये तो 1 ही होता है ना, तो ये P बार आंसर आ गया। P बार का मतलब निगेशन P के इक्वल। इस तरह से सोचना है, इसमें कोई टफ नहीं है। बस क्या करना है आपको, बूलियन से सोचेंगे तो बहुत आसान होगा। अगर बूलियन से नहीं सोच पा रहे हैं तो मेरा सजेशन है सेट थ्योरी से सोचिए या ट्रूथ टेबल से सोचिए, लेकिन हो जाएगा, बस ये भरोसा रखिए, है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ ना इत्मीनान से, इसको हमने ये सिखा रखा था, डिमॉर्गन्स लगा दिया, एक लाइन में आंसर आ गया। उसी तरह से दूसरा वाला, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। ये ऑप्शन हम लोग को चेक करना है। तो टोटोलॉजी मतलब आउटपुट आपका हमेशा बूलियन के टर्म्स में कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए, और ट्रूथ टेबल के टर्म्स में कर रहे हैं तो लास्ट वाला T होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, जहाँ आंसर आ जाएगा स्टॉप मार जाएंगे। तो देखिए, जैसे दिस इम्प्लाइज दिस है, तो आप ये कर सकते हैं कि पूरे को बूलियन में कन्वर्ट कर लें। कैसे? तो आप ये सीखे हो कि P इंटरसेक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज P यूनियन Q है। तो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट का निगेशन मतलब ये P ऐसे आएगा, इसका नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हट जाएगा, यूनियन P यूनियन Q। अब इसको हमने क्या सिखाया है, P लिखो प्लस Q बार प्लस P प्लस Q, तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा 1। ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से बाकी करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मैंने पहला सिखाया है ना, उसी तरह से आप जैसे दूसरा मान लीजिए करना हो। एक और सिखा देता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। इसका नेगेशन लिखोगे
तो ये P इंटरसेक्शन निगेशन Q यूनियन P यूनियन Q। तो ये क्या बताया है अभी, P डॉट Q बार प्लस ये P प्लस Q। तो ये P कॉमन लेंगे तो यहाँ P प्लस Q आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टोटोलॉजी के इक्वल आए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि सिंगल चॉइस का है। जेई मेन 2020 में आया हुआ है। तो जैसे मैंने पहला किया है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको हर ऑप्शंस के बारे में सोचना है। अब आप कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। इसको हम लोगों को पता है कि बाई मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन किया जाता है, लेकिन इसका लॉजिक जो है वो एग्ज़ाम में यूज होता है। वो कैसे, वो देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट P रूट, इसको मान लेते हैं P बाई Q फॉर्म में या A बाई B फॉर्म में मान सकते हो, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स and having no common factor and having no common factor। ये A और B इंटीजर हैं और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर करके लिख दोगे A स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, A स्क्वायर एक इंटीजर है तो A के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे और A स्क्वायर में 2 कॉमन आने का मतलब A में कन्फर्म 2 है। तो आप कह सकते हो कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 2 इज़ प्राइम। ये आपको मालूम है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो हैंस कंफर्म हो जाएगा कि A इक्वल टू 2 लैम्डा टाइप का होगा या 2C लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो 4C स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो B स्क्वायर की वैल्यू 2C स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा B इज़ डिविजिबल बाई 2। यहाँ से ये भी लिख सकते हो दैट इज़ A इज़ डिविजिबल बाई 2। तो B इज़ डिविजिबल बाई 2, A इज़ डिविजिबल बाई 2। तो आप कह सकते हो हैं 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर बिटवीन A एंड B। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, गलत हो गया ना ये। हैंस रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से इसको क्या किया हमने, इरेशनल कर दिया। रूट 2 इज़ इरेशनल, तो हमने रेशनल माना और वो गलती हो गई। फैक्टर क्या हुआ कि A एक प्राइम नंबर है, सॉरी A इंटीजर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और 2 खुद प्राइम है। तो ये A स्क्वायर 2 का मल्टीपल तभी हो सकता है जब A खुद 2 का मल्टीपल हो, क्योंकि और किसी प्राइम से 2 नहीं बनता है, 2 सिर्फ 2 से बनेगा। तो A में इसका मतलब 2 प्रेजेंट हुआ होगा, तभी तो ऐसा लिख रहे हैं। तो जब A में प्रेजेंट कर रहे हैं 2, तो B में भी 2 प्रेजेंट आ जा रहा है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है क्योंकि हमने नो कॉमन फैक्टर माना है और ये आ गया कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर A 2 पर किसी प्राइम का मल्टीपल है, A स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और 2 खुद प्राइम नंबर है, तो A भी 2 से डिविजिबल होगा। इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, एक तो क्वांटिफायर है और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आर है। तो लास्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चे देखो, लास्ट पॉइंट है, एक होता है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब कि अगर 2 कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए हैं S1 S2 और S1 में अगर हम यूनियन को इंटरसेक्शन को यूनियन, टोटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन को टोटोलॉजी से रिप्लेस करते हैं S1 में, और उससे हमें अगर S2 मिल जाता है और S2 में रिप्लेस करने पे S1 मिल जाता है, तो वो एक दूसरे के ड्यूअल होंगे। वही चीज़ हमने लिखा है कि 2 स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी एक्सप्रेस्ड by others by replacing intersection by union by intersection, T by C and C by T। जैसे इसका ड्यूल लिखना है तो P
यूनियन है तो क्यू लिखेंगे, क्यू यूनियन आर, मतलब ये कन्वर्ट हुआ और ये कन्वर्ट हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। क्वांटिफायर का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार से फ्रेज ही है। क्वांटिफायर का मतलब बच्चों कि जो क्वांटिटी बताता हो। क्लियर? क्वांटिटी का मतलब कि कितना क्वांटिटी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, उल्टा ई लिखते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट को ऐसे लिखा जाता है। और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, फॉर ऑल, सम, नन, ये सब क्वांटिफायर क्वांटिटी बताते हैं, कौन कितना है। अगला होता है एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव आर। अगर ए और बी और ए साइमल्टेनियसली बी तीनों एक ही में ट्रू हैं तो इसको इंक्लूसिव आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव आर। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मतलब आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। ए और बी एंड बोथ, ये इंक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव में आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। इसको ध्यान रखिएगा। तो ड्यूअलिटी क्या होता है, क्वांटिफायर क्या होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर क्या होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो ड्यूअलिटी हो गया, क्वांटिफायर हो गया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आर हो गया, है कि नहीं? समझ में आ गया ये? ओके, ये एक्सक्लूसिव आर, क्वांटिफायर, ड्यूअलिटी, है कि नहीं? याद रखोगे ये सब? तो देखिए बच्चों, अब हमने ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस करा दिए लगभग सभी। तो आप क्या एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि एक बार रिकॉल करिए हमारे साथ। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, तो ऐसे ही सेंटेंस जो हमेशा ट्रू या फॉल्स उनको स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रू स्टेटमेंट को वैलिड स्टेटमेंट, फॉल्स को इनवैलिड कहा जाता है। जो साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स होते हैं उसको पैराडॉक्स कहते हैं। इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये सेट थ्योरी की तरह है, वेल डिफाइन। अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू उसकी ट्रूथ वैल्यू किसी अदर स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो वो सिंपल को ऐड कर करके आया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं जिसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, निगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, सबके ट्रूथ टेबल, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। फिर कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज की होता है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। उस लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव क्या था कि पी इम्प्लाइज क्यू और उसका कंट्रा पॉजिटिव सेम मीनिंग करता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव। जैसे हमने बताया था कि कन्वर्स और इन्वर्स सेम हो जाते हैं, उसी तरह से कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव सेम हो जाते हैं, उसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, ट्रूथ टेबल बनाया, बूलियन अलजेब्रा पढ़ा, उसके 9 रूल लिखवाए थे, है ना। वो ए प्लस ए इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 0, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं, बाई ट्रूथ टेबल, बाई सेट थ्योरी, बाई सिंप्लीफिकेशन, बाई बूलियन एक्सप्रेशन, जिससे आपको आसान लगे वो करिएगा। मेरे ख्याल से आप बूलियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और हम कराएंगे आपके वार्म अप के लिए, है ना। इससे आपका कम से कम एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लें। इसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी बच्चों केवल, है ना, जिससे हम लोग रिवीजन भी करते रहें। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।